सो लेक्चर नंबर 9 से शुरू करते हैं, जहाँ पे सीधे हम देखेंगे रजिस्टर्स के बारे में। ओके, सो रजिस्टर कहाँ यूज़ होते हैं? माइक्रो प्रोसेसर में, माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर यूज़ होते हैं टू स्टोर डेटा। और रजिस्टर्स किससे मिलके बने होते हैं? तो ग्रुप ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पे सिंपल हम डी फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करते हैं। फ्लिप फ्लॉप में भी डी को मतलब फ्लिप फ्लॉप्स को यूज़ करते हैं और इनका क्या डेटा स्टोरेज पर्पस है। और यहाँ पे ईच फ्लिप फ्लॉप स्टोर्स 1 बिट ऑफ डेटा। एक फ्लिप फ्लॉप तो 1 बिट का डेटा को स्टोर कर सकता है, 3 फ्लिप फ्लॉप तो 3 बिट के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो ये जैसे 3 रजिस्टर है डी फ्लिप फ्लॉप से मिले हुए, इनका कुछ इनपुट आउटपुट भी होगा। वो कहाँ कनेक्शन होगा उससे हमें मतलब नहीं है। क्लॉक होगी एक, ठीक है, सिंक्रोनस क्लॉक है, ये सब पढ़ ही लिया है। तो 3 बिट का रजिस्टर है, दिस कैन स्टोर 3 बिट्स ऑफ डेटा। अब बात आती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रजिस्टर्स की, तो उसको 4 तरीके से कर सकते हैं, पीपो, सीसो, सीपो और पीसो। तो ये क्या है? पैरेलल इन, पैरेलल आउट, सीरियल इन, सीरियल आउट, सीरियल इन, पैरेलल आउट और पैरेलल इन, सीरियल आउट। तो ये हम पढ़ेंगे मल्टीप्लेक्सर्स में, जब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट, जो कि आगे के लेक्चर्स में है, तो वहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें मल्टीप्लेक्सर का मक्स का यूज़ होगा। अब यहाँ पे हम ये मेन 3 देखेंगे। सबसे पहले आता है कि पीपो, पैरेलल इन, पैरेलल आउट, ये पहला है। तो इसमें देखते हैं इसको कैसे समझ सकते हैं। तो पैरेलल इनपुट की जब बात हो रही है तो ईच फ्लिप फ्लॉप हैव डिफरेंट इनपुट एंड एट द सेम टाइम डिफरेंट आउटपुट। तो पैरेलल और सीरियल में यही अंतर है कि जहाँ पैरेलल होगा वहाँ वो वर्ड डिफरेंट से जुड़ा हुआ है, और जहाँ सीरियल होगा वहाँ वो सेम से जुड़ा हुआ है। ये चीज़ हो गई। इसको शो कैसे करते हैं? और इसी को हम पैरेलल लोडिंग भी कहते हैं। जब इसमें डेटा लोड करते हैं, टू लोड डेटा इन पीपो, जब इसमें हम लोड करेंगे तो उसको हम पैरेलल लोडिंग भी कहेंगे। तो कुछ इस तरीके से इसको बनाते हैं। ये 3 बॉक्स हैं जिसमें ये क्लॉक हमने शो कर दी, Q2, Q1, Q0, ये 3 बॉक्स के आउटपुट हैं। ये P2, P1, P0 हमने 3 अलग इनपुट दिए, डिफरेंट इनपुट दिए, तो इसको हमने पैरेलल बोला। इसको पैरेलली लोड करना बोला इनपुट को। तो ये हमारा 3 बिट पीपो का डायग्राम बना, जो कि गेट में मतलब इस तरीके से डायग्राम बना के पूछा जाता है। तो ये चीज़ हुई। अब इसको समझते हैं और अच्छे से। मान लो ये हमारा इनिशियल है, इनिशियली मान लो 011 है, सॉरी इनिशियली ये है 000। इस 3 बिट पीपो के अंदर 3 हमारे डेटा पड़ा हुआ 000 इनिशियली। तो पहली क्लॉक पल्स दी हमने, ये क्लॉक पल्स दी, ये पॉजिटिव एज क्लॉक पल्स है। तो हमने इसमें डेटा लोड करना चाहा 011, तो एक ही बार में, एक ही क्लॉक पल्स में 000 में चेंज हो गया, वो डेटा लोड हो गया इन ओनली 1 क्लॉक पल्स में। अगर ये बोलना हो और डिटेल में कि डेटा गॉट लोडेड इन ओनली 1 क्लॉक पल्स, तो ये ज़्यादा अच्छा स्टेटमेंट होगा इसके अंदर, पीपो के अंदर। ओके, अब देखते हैं सीसो को, मतलब सीरियल इन और सीरियल आउट। तो इसको अगर हम फ्लिप फ्लॉप की मदद से देखें, ये भी 3 बिट का बनाया गया है। तो सीरियल इन यहाँ से डेटा हुआ। अब वो जो इसका आउटपुट है पहले फ्लिप फ्लॉप का, वो दूसरे का इनपुट है, दूसरे फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट तीसरे का इनपुट है, और तीसरे वाले से हमें आउटपुट निकलेगा, मतलब एक बार आउटपुट निकलेगा केवल एक जगह से। और क्लॉक तो सिंक्रोनस हो गई, और ये सारे के सारे सिंक्रोनस सर्किट्स हैं। ओके, रजिस्टर तो सीरियल इनपुट है, सीरियल आउटपुट है। अगर मैं इसी फिगर में आपको दिखाऊं कि पैरेलल इनपुट कैसे होता, तो वो कुछ इस तरीके से होता। ये इनपुट होता, मान लो ये मैं फॉर एग्जांपल पीपो का बना रहा हूँ, इसको मैं हटा दूंगा अभी। तो ये पैरेलल इनपुट होता और ये पैरेलल आउटपुट होता। ये यहाँ से मान लो ये निकलता, तो ये चीज़ कुछ ऐसे निकली है। ओके, तो 3 अलग इनपुट देने की जगह 3 आउटपुट की जगह अब जो फिगर है ये पीपो का फिगर हो गया। तो सेम चीज़ है, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, ये हमारा किसका? सीसो आ गया फिर से वापस। ओके, सीरियल इन, सीरियल आउट, ये क्लॉक है, क्लॉक हम दे रहे हैं तीनों में वो। तो इस तरीके से इसको बनाया है। और जो ऊपर देखा था वो कैसे बना था? इसमें 3 ये आउटपुट, 3 इनपुट दिए जा रहे थे और तीनों आउटपुट यहाँ पे तो शो हो ही रहे थे। तो यहाँ पे एक जगह से ये हम दे रहे हैं इनपुट और फिर ये आउटपुट दिखा रहा है इस तरीके से, SISO। अब सीपो को बनाते हैं। सीपो और सीसो में समझते हैं क्या कॉमन चीज़ है। देखो यहाँ पे जो इनपुट देने का तरीका है वो आपको दिख ही रहा होगा कि ये कॉमन है, सीरियल इनपुट है दोनों में, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको एक साथ यहाँ मार्क करके बोला है कि बोथ हैव सीरियल लोडिंग। तो इनपुट देने का तरीका सेम है, तो लगभग जो इनका काम करने का तरीका सीसो और सीपो का सेम ही है। ये तो सीसो बना। अब सीपो में क्या है कि इसी फ्लिप फ्लॉप में हमने इसका ये जो आउटपुट है ये अगले का इनपुट भी है और यहीं से आउटपुट भी निकाल दिया। तो देखो ये दिख रहा है कि ये Q1 अगले का इनपुट भी है D1 और यहीं से आउटपुट भी निकला है, क्योंकि हमें पैरेलल आउटपुट चाहिए। और यहाँ पे तो फाइनल आउटपुट तो हमें वैसे भी मिलता था, तो वो ये निकल गया। तो ये हमारा इस तरीके से डायग्राम हो गया।
इसमें भी वही चीज़ है कि इसमें इनपुट तो हम एरो बना के दिखा रहे हैं, आउटपुट वाला जो ये एरो हुआ करता था इसको हमने नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पे पैरेलल आउटपुट निकल रहा है। ओके, तो ये चीज़ तो हो गई, ये हमारी क्लॉक हो गई। तो ये क्या है कि बोथ हैव सीरियल लोडिंग और 1 बिट पर क्लॉक पल्स, और एक क्लॉक पल्स पे 1 बिट में चेंज आएगा। ये यहाँ पे मेन चीज़ है। सीरियल लोडिंग का मतलब है कि एक क्लॉक पल्स के साथ 1 बिट में चेंज आएगा। तो समझते हैं वर्किंग ऑफ सीपो और सीसो डिटेल में समझते हैं। तो ये हमारे एक क्लॉक पल्स है, मान लो ये मैंने हाईलाइट किया, ये 1 लिखा, ये पहली क्लॉक पल्स थी। तो मान लो पहले ये 0 0 0 था, अब इसी क्लॉक पल्स में, और मैं इसको अगर इस तरीके से दिखाऊं तो ये पूरा एक ही फिगर है, ये पूरा वर्किंग बता रहा है एक बार में। एट द सेम टाइम फिर ये बता रहा है दूसरी बार की वर्किंग, एंड एट द सेम टाइम ये बता रहा है तीसरी बार की वर्किंग, मतलब ये सिंगल फिगर है। तो ये जो 0 0 0 था, अब यहाँ पे सीरियल लोडिंग करी है तो एक क्लॉक पल्स देंगे तो यहाँ पे एक बार ये 1 आ जाएगा। अब इसको मैं अगर दिखाना चाहूँ तो ये जो 2 0 हैं, ये 2 0 यहाँ पे आ रहे हैं और ये 1 अलग से आ रहा है, और ये जो 0 है ये ड्रॉप हो जा रहा है। ऐसा क्यों? मतलब एक सीट है, एक ये मान लो एक बेंच है बैठने वाली, और इस बेंच पे 3 लोग बैठे हैं। अगर यहाँ से कोई और आता है, नया इंसान यहाँ से कोई और आता है, बैठने की कोशिश करता है, तो ये जो इंसान है ये गिर जाएगा, ये इधर से रख जाएगा, ये इधर से रख जाएगा, यहाँ नया बैठ जाएगा। तो यही चीज़ हो रही है कि ये 0 आउट हो गया, यहाँ 1 आ गया, ये दोनों कॉपी हो गए 0 0। सेम चीज़ फिर सेकंड क्लॉक पल्स के लिए होगी, क्योंकि सीरियली डेटा दे रहे हैं। तो सेकंड क्लॉक पल्स देंगे तो फिर हमारा ये जो अब ये जो 1 0 0 बन चुका था, तो इसमें 1 आ गया क्योंकि हाई क्लॉक दे रहे हैं, और यहाँ पे 1 0 जो ये वाला था, ये वाला ये यहाँ पे आ गया। ओके, फिर थर्ड क्लॉक पल्स में भी सेम चीज़ की अलग से हमने अब 0 दे दिया। ओके, और ये जो 1 1 है, ये 1 1 यहाँ पे आ गया। तो ये चीज़ है, मतलब ये इनपुट हमने देना चाहा है, ये लोड कर रहे हैं सीरियली। तो 1 दिया, फिर 1 दिया, फिर 0 दिया, ये हमारी मर्जी है, ये हमने 0 यहाँ पे लिखा भी 0 दिया है। तो ये चीज़ हो गई। तो 3 क्लॉक पल्स के बाद ये 0 1 1 इज़ द फाइनल आउटपुट। ये जो है ये फाइनल आउटपुट है आफ्टर 3 क्लॉक पल्सेज। तो ये चीज़ यहाँ पे हो रही है सीपो के अंदर, सीपो और सीसो दोनों के अंदर। बट डेटा आउट होने का तरीका दोनों में अलग है। वहाँ पैरेलल आउट हो रहा है एक में सीरियली ही आउट हो रहा है। सीरियल इनपुट करने का तरीका ये यहाँ पे डिटेल में बताया, और सारे के सारे रजिस्टर जो है ये सिंक्रोनस सर्किट है, मैंने बोल ही दिया था। अब सिंपल रजिस्टर्स तो समझे, शिफ्ट रजिस्टर समझते हैं। शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है कि यहाँ पे हम कुछ अलग से डेटा नहीं देते, नो डेटा फ्रॉम आउटसाइड, हम उसी डेटा को चेंज करते हैं शिफ्टिंग करके। ओके, नो डेटा फ्रॉम आउटसाइड, ये यहाँ पे मेन चीज़ है, वो अभी समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ है, और यहाँ पे क्या होता है कि इनका मेन चीज़ जो स्टार बना के लिखा है कि फीडबैक होता है। इनको ये भी बोल सकते हैं कि शिफ्ट रजिस्टर इन फीडबैक मेक्स काउंटर। अगर आपने शिफ्ट रजिस्टर्स को फीडबैक दे दिया तो वो काउंटर की तरह भी काम करते हैं। तो ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि काउंटर कैसे बना सकते हैं, या फिर शिफ्ट रजिस्टर्स इन फीडबैक क्या होता है, वो किस तरीके से काम करता है वो बताना है। और यहाँ पे दोनों हमने शिफ्ट रजिस्टर्स के लिए सीसो और सीपो लिया, जो हमने जस्ट अभी पढ़ा था। पीपो तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही एफिशिएंट है, वो तो बस तुरंत काम कर देता है। अब यहाँ पे मानो ये सीरियल इनपुट दिया है हमने, ओके, सीरियल इनपुट दिया है और इससे सीरियल आउटपुट निकल रहा होगा, और यहाँ पे कुछ भी अभी चेंज नहीं किया है। तो ये तो हमारा सीसो सिंपल है, ये दिस इज सिंपल सीसो। ये एमएसबी है, जहाँ से हमने सीरियल इनपुट दिया वो एमएसबी है, और इधर से एलएसबी निकल रहा है। तो इसका आउटपुट, इसका इनपुट, ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। अब एट द सेम टाइम अब हम क्या करेंगे, ये फिर ये क्या है, राइट शिफ्ट रजिस्टर है। ये जो बता रहा है कि ये राइट शिफ्ट रजिस्टर है, ये वाला अभी, तो ये डेटा को राइट में शिफ्ट कर रहा है, और एक लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर से अभी केवल हम इनकी पहचान पढ़ रहे हैं। ये लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर है, ओके। तो इनकी पहचान क्या है वो देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, कि राइट शिफ्ट रजिस्टर में हम डेटा कहाँ से देते हैं, डेटा हम एमएसबी से देते हैं। तो ये डेटा इन अगर मैं बोलूँ तो ये बहुत समझना ज़रूरी है। जो डेटा देते हैं वो हम एमएसबी से देते हैं, ओके, एमएसबी से देते हैं डेटा राइट शिफ्ट रजिस्टर में। तो ये इंपॉर्टेंट है। और लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर में कहाँ देते हैं हम, डेटा एलएसबी से देते हैं, डेटा इन। तो ये मेन जो डिफरेंस है ये याद रखना ज़रूरी है। अच्छा, ये एलएसबी एमएसबी हमने खुद से डिसाइड किए हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं से और बाहर से दिए गए या फिर ये ज़रूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं। हमने खुद से डिसाइड किए हैं, और क्वेश्चन में बताया जाएगा कि एमएसबी कौन सा, एलएसबी कौन सा। बस आपको ये देखना है कि डेटा जो इन हो रहा है अगर वो एमएसबी से होते हुए दिखाया जा रहा है तो वो राइट शिफ्ट रजिस्टर है, और अगर डेटा इन एलएसबी की साइड से होते हुए दिखाया जा रहा है, जैसे ये एलएसबी है
और यहाँ पे सीरियल इनपुट हो रहा है। ओके, ये सीरियल इनपुट हो रहा है, तो डेटा इन LSB से हो रहा है, तो ये लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर है। ओके, तो वहाँ पे जो वो शिफ्ट रजिस्टर थे उसमें थोड़ी सी कमी भी थी। कमी वही थी कि ये जो LSB, ये जो आउटपुट निकल रहा है, ये हमारा इधर जाके भी जुड़ता है, मतलब फीडबैक बनता है। मतलब ये जो अभी डायग्राम देखे ये दोनों, ये केवल कॉन्सेप्ट सीखने के लिए थे। जब इससे आउटपुट मिलेगा वो फीडबैक में जाके जुड़ जाएगा, तब ये कहेंगे कि ये शिफ्ट रजिस्टर है। शिफ्ट रजिस्टर मैंने बोला है कि वहाँ पे फीडबैक होता है जो उसको काउंटर की तरह बना देता है। अब हम फाइनल देखते हैं शिफ्ट रजिस्टर जो हमारे कैसे होते हैं। ओके, तो ये एक शिफ्ट रजिस्टर है, ये सीरियल इनपुट देता है और जो आउटपुट से निकल रहा है सीरियल इनपुट में, ये हमारा फीडबैक की तरह जुड़ जा रहा है वायर से। अब ये हमारा पूरा का पूरा शिफ्ट रजिस्टर बना, और ये किस तरीके का काउंटर है, ये एक रिंग काउंटर है। ओके, इसको हम रिंग काउंटर बोलते हैं। अब यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू हुई, तो इसको कैसे देखते हैं कि ये जो 000 है, ये 000 है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये वाला जो 0 था ये इधर शिफ्ट हो गया, ये वाला, ये कुछ भी नहीं है, और ये सेकंड वाला 0 इधर शिफ्ट हो गया 0, और यहाँ पे 1 हमने लोड कर दिया अलग से। ओके, 1 लोड कर दिया। अगर लेफ़्ट से शिफ्ट करते तो क्या होता, और इसमें दोनों में वही बात है कि MSB हमारा ये है, अभी LSB ये है, और इसमें MSB ये था और LSB ये था। ये समझने वाली बात है, ये मैंने पहले ही बोला कि MSB से हमारा डेटा जाता है जब राइट शिफ्ट होता है, एट द सेम टाइम LSB से डेटा जाता है जब लेफ़्ट शिफ्ट होता है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे जो ये पहला है ये इधर आ जाएगा, ये जो 0 है ये वाला इधर आ जाएगा, और ये वाला 0 चला जाएगा। ओके, ये 1 बन गया। तो ये चीज़ है क्योंकि 1 हमने सप्लाई किया है। अब देखते हैं रिंग काउंटर के बारे में। ये 3 डी फ्लिप फ्लॉप लिए और इसका आउटपुट फाइनली इनपुट में हमने फीडबैक करा दिया। ये हमने इसको ऐसे भी बनाया, इसको जब बनाएंगे तो इस तरीके से बनाते हैं। ये हमने वापस करा दिया, ये फीडबैक का शो कर दिया कि फीडबैक हो रहा है। तो इस तरीके से ये कैसी सर्कुलर शिफ्टिंग है। जब ये चीज़ होगी, यहाँ तो अभी तक सिंपल हम वही देख रहे थे, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। यहाँ पे कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा था, कोई भी सर्कुलर शिफ्टिंग या रिंग काउंटर ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे हमने 1 दिया, इस वजह से यहाँ पे 1 आ गया। बट अगर इसी के अंदर मैं आपको सर्कुलर शिफ्टिंग करके दिखाऊं तो ये वाला जो 0 है ये आ जाएगा यहाँ पे। तो ये तो एरो बना के दिखा दिया, ये जो 0 है ये आ रहा है यहाँ पे। तो ये वाला जो 0 है ये मैंने बना दिया येलो से, ये 0 यहाँ पे आया है क्योंकि सर्कुलर शिफ्टिंग हुई है। ऐसे ही यहाँ पे भी वही चीज़ होगी, ये वाला जो 0 है ये 0 वापस चला जाएगा यहाँ पे क्योंकि सर्कुलर शिफ्टिंग है। फिर यहाँ पे 1 नहीं बचेगा। तो ये चीज़ है, मतलब अलग से कुछ भी नहीं आ सकता। जब भी आप फीडबैक लगा के एलिमेंट को दे रहे हैं, मतलब शिफ्ट रजिस्टर के अंदर फीडबैक लगा रहे हैं, तो अलग से कुछ भी नहीं आप डाल सकते। जो ऑलरेडी है उसी में आप चेंज करेंगे। तो ये कैसा एक तरीके का रिंग काउंटर बन गया। ओके, और यहाँ पे सर्कुलर शिफ्टिंग होती है, उसको भी देख लेते हैं कैसे। और रिंग काउंटर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग होती है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो मान लो कि हमारा इनिशियल, जैसे मैंने अभी दिखाया भी, जब मैंने इसको बनाया था और 000 था, फिर मैंने इसको बनाया और बताया कि हमारा ये जो 0 है ये यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, और ये 0 वापस मतलब इधर हो जाएगा तो इधर आ जाएगा। तो ये सर्कुलर शिफ्टिंग हो रही है, अलग से कुछ भी नहीं आ रहा। तो अगर किसी वजह से हमारा जो रिंग काउंटर है, इसको मैंने क्या बोला है, काउंटर को हम डिटेल में पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर ये किसी वजह से रिंग काउंटर है उसमें 000 स्टेट चली गई गलती से भी, तो फिर ये वापस 000 ही बन जाएगी सर्कुलर काउंटिंग होके, ओके, सर्कुलर शिफ्टिंग होके। तो ये लॉकआउट में चला जाएगा। सेम प्रॉब्लम 111 के संग, अगर ये 111 और ये 1 है, आप सर्कुलर शिफ्टिंग कर दोगे तो ये 11 बन जाएगा, और इधर वाला जो 1 है ये इधर आ जाएगा। तो ये 111 ही बना रहेगा। ये दिक्कत है इसके अंदर। तो इस वजह से ये पॉइंट निकल के आया कि ये इसके अंदर लॉकआउट होता है पहली चीज़, और उस लॉकआउट की वजह से ये क्या होता है, जो ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। इस लॉकआउट की वजह से ये नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये समझ में भैया ऐसा क्यों है, ये समझ में भी आया जो मैंने ऊपर बताया भी। ये 2 तरीके से शिफ्टिंग करी, राइट कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, अपनी मर्जी है। तो दोनों में अगर 000 था, फिर वो शिफ्ट होकर वापस वही चीज़ आ रही है, अलग नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ आई। अब फिर से इस पर और बात करते हैं, इसी 3 बिट रिंग काउंटर पे। ओके, तो ये Q2 Q1 Q0 है मान लो। अब ये राइट शिफ्ट रजिस्टर है क्योंकि हम इनपुट दे रहे हैं और इसको हमने Q2 लिया है, मतलब ये MSB है, MSB की साइड से इनपुट दे रहे हैं, तो ये राइट है। यहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं LSB की साइड से। अभी ये सॉरी राइट शिफ्ट रजिस्टर ही चला है, लेफ्ट होता तो मतलब हम यहाँ से इनपुट देते Q0 से। अगर इसको लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर बनाना होता तो हम इनपुट देते Q0 की साइड से। ओके, बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो अभी हमने राइट शिफ्ट रजिस्टर ही लिया है। ये 3 बिट का है और ये 4 बिट का है, मतलब यहाँ Q3 Q2 Q1 और Q0।
तो रिंग का मतलब है कि इसको वापस यहाँ पे इससे जोड़ दिया फीडबैक, इसको यहाँ इससे जोड़ दिया, तो ये चीज़ है। तो देखो अगर ये 1 1 1 0 0 है तो ये कैसे बदलेगा ये समझना ज़रूरी है। मान लो ये इनिशियली 1 0 0 पे है, तो यहाँ पे क्या होना है कि 0 तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये शुरू के 1 0 है, मतलब ये जो दो चीज़ थी ये अगले दो पार्ट में शिफ्ट हो गए, मतलब ये 1 0 यहाँ चला गया, समझ, अगर आप समझ पा रहे हो। और ये जो 0 है ये वापस आ गया, ये शिफ्ट होके ये ऐसे शिफ्ट हो गया है सर्कुलर, ये इस 1 की जगह आ गया, तो ये 0 बन गया। फिर वही चीज़ ये जो 0 1 है, ये 0 1 यहाँ आ गया इस जगह पे, और ये जो 0 है ये शिफ्ट होके इस 0 की जगह पे आ गया, तो ये 0 0 1 बन गया है ना। फिर ये 1 शिफ्ट हो जाएगा सबसे पहली पॉइंट पे, और ये जो 0 0 है ये इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 पहली पॉइंट पे 0 0 इधर, तो ये फिर से वही बन जाएगा। तो ये मॉड 3 हमारा काउंटर बना। अभी इस कंक्लूजन पे आएंगे और देखते हैं। मॉड 4 में भी वही चीज़ है। वही चीज़ क्या है कि जो शुरू की 3 चीज़ें हैं वो आपकी चली जाएंगी अगली 3 पोजीशंस पे, ओके, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन बन जाएगी, अब सेकंड थर्ड फोर्थ बन जाएगी, और जो आपका 0 है, ये जो 0 बचा है ये वापस उलट के आ जाएगा पहली पोजीशन पे। तो ये चीज़ यहाँ पे हो रही है, 0 उलट के आ गया पहली पोजीशन पे। अब ये 0 उलट के आएगा पहली पे, और ये 0 1 0 जो है वो यहाँ देखो 0 1 0 बची 3 पे और 0 पहली पे। फिर ये 0 पहली पोजीशन पे आएगा, और ये 0 0 1 आ जाएगा हमारा लास्ट पोजीशन पे 0 0 1, और वो 0 पहले, तो ये 0 0 0 1 आ गया, फिर वो वापस उसी पे चला गया। तो ये मॉड 4 काउंटर है। तो जो रिंग काउंटर होता है उसकी भैया एफिशिएंसी होती है बहुत ख़राब, हमारे किसी काम का है ही नहीं। तो इन के बिट रिंग काउंटर की अगर बात करें, के बिट मतलब मॉड के, अगर के बिट है तो वो मॉड के ही होगा, मतलब कि के फ्लिप फ्लॉप उसमें यूज़ हो रहे हैं, मतलब के फ्लिप फ्लॉप फॉर एग्जाम्पल 3 फ्लिप फ्लॉप यूज़ हो रहे हैं, तो वो 3 बिट का ये हम जानते हैं, ये कह सकते हैं, हमने सीखा है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स तो 2 की पावर के होंगी, मतलब 2 की पावर 3 मतलब 8 होंगी, बट वो काउंट कितनों को कर सकता है, केवल 3 को, जितने बिट का काउंटर उतने बिट को काउंट कर सकता है। तो नंबर ऑफ यूज, जैसे यहाँ पे ओनली 4 यूज स्टेट है, तो यहाँ पे पूरी हमारी 12 अनयूज स्टेट हो गई। यहाँ पे 3 यूज स्टेट है, टोटल 8 होती हैं, तो 5 अनयूज स्टेट हो गई। तो अनयूज स्टेट की फॉर्मूला क्या होना चाहिए, वो ये है, ये इंपॉर्टेंट है समझना, 2 की पावर के माइनस के। तो नंबर ऑफ अनयूज स्टेट क्या होगी, 2 की पावर के माइनस के। फॉर एग्जाम्पल अगर 4 फ्लिप फ्लॉप है तो 2 की पावर 4 मतलब 16 माइनस 4 12, जो मैंने यहाँ पे पहले ही लिखते हैं 12। तो ये चीज़ है कि रिंग काउंटर में मतलब जितने फ्लिप फ्लॉप यूज़ करेंगे केवल उतने ही मॉड का आप काउंटर बना सकते हो। 5 फ्लिप फ्लॉप तो मॉड 5 है ना, और 6 फ्लिप फ्लॉप तो मॉड 6, 7 फ्लिप फ्लॉप तो मॉड 7, और मॉड 7 काउंटर तो हम 3 फ्लिप फ्लॉप की मदद से बना सकते हैं उसको, उसके लिए हम 7 को क्यों यूज़ करेंगे। तो जो रिंग काउंटर है वो लगभग किसी काम का नहीं होता। उसके बाद बात आती है जॉनसन काउंटर की, जिसको हम स्विच टेल काउंटर भी कहते हैं। जॉनसन काउंटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके नाम से समझ में आता है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का नाम है, तो इससे क्वेश्चन आते हैं। ओके, इसको स्विच टेल काउंटर भी कहते हैं। इसमें क्या अंतर होता है वो समझते हैं। तो रिंग काउंटर हमने देखा, रिंग काउंटर ये है सिंपल। जॉनसन काउंटर को बनाने के लिए हम जो फीडबैक देते हैं उसमें एक इन्वर्टर डाल देते हैं, बस इतना अंतर करते हैं। ये हमारा जॉनसन काउंटर हो गया, ये भी राइट वाला है, ये भी राइट वाला है, यहाँ पे एक इन्वर्टर डाल दिया। अब इससे हुआ क्या वो देखते हैं। और ये अगर देखें, ये इन्वर्टर क्यों डाला वो भी समझें। इसका आउटपुट हम Q0 से ना उठा के Q0 बार से उठाते हैं और उसको फीडबैक दे देते हैं। ओके, ये हुआ Q0 बार से उठा के और उसको फीडबैक में डाल दिया। अब क्योंकि Q0 बार मतलब Q0 का बार ही है, उसका अपोजिट ही है, तो अगर इस तरीके से डायग्राम में शो करना है तो यहाँ पे हमें इन्वर्टर लगा के शो करना पड़ेगा। तो ये हमारा जॉनसन काउंटर है, स्विच टेल काउंटर है, कुछ भी अंतर नहीं है। रिंग काउंटर में हमने Q0 से उठाया था फीडबैक, यहाँ पर हमने Q0 बार से फीडबैक को उठाया। और यहाँ की फ़ायदा क्या है वो भी देखते हैं। जैसे कि हमने 0 0 0 लिया, तो ये 0 0 तो हमारे कॉपी हो जाएंगे और ये आगे चले जाएंगे जैसे मैंने दिखाया है। अब ये जो 0 है ये वापस पहले पे जाएगा, बट उसका इन्वर्ट होके जाएगा, ये 1 जाएगा। ओके, अब ये जो 1 0 है ये 1 0 जाएंगे यहाँ पे, और फिर वही बात कि ये जो 0 है ये वापस जाएगा पर वो 1 बन जाएगा, ये 1 बन गया। उसके बाद ये जो 1 1 है वो जाएगा नेक्स्ट पे, और ये जो 0 है ये 1 बन जाएगा। तो ये चीज़ हुई। उस नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो 1 1 है शुरू के 2,
ये चले जाएंगे नेक्स्ट 2 पे, और ये जो 1 है ये उल्टा होके बन जाएगा 0, ठीक है। फिर वही बात आई, अब ये जो 0 1 है ये चले जाएंगे यहाँ 0 1, और जो शुरू का 1 है वो बन जाएगा 0, और फिर इसको जब आप करेंगे तो ये वापस हमारा यही बन जाएगा। तो अब ये उतने ही सेम फिगर से बस एक इन्वर्टर लगा के या Q0 बार से इनपुट लेके यहाँ पे मॉड 6 बन गया, जो पहले मॉड 3 हुआ करता था। तो K बिट जॉनसन काउंटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ K, मतलब अगर K फ्लिप फ्लॉप लेंगे तो मॉड नंबर उसका दुगना हो सकता है 2K, मतलब कुछ तो एफिशिएंसी यहाँ पे बढ़ी। नंबर ऑफ अनयूज स्टेट की अगर बात करेंगे तो 2 की पावर K माइनस K की जगह माइनस 2K, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब मान लो अगर 3 है तो 2 की पावर 3 माइनस हमारा 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3, मतलब 8 माइनस 6, तो केवल 2 अनयूज स्टेट है यहाँ पे। तो अनयूज स्टेट कौन सी बची जो इसमें नहीं आई साइकिल में, तो 0 1 0 और 1 1 1 1 0 1, तो 2 चेक लॉकआउट, ठीक है। इसमें से किसी भी अनयूज स्टेट से स्टार्ट कर दो। देखो अब ये जो 0 1 है ये खिसक जाएगा इधर, ये खिसक गया इधर, और जो ये जो 0 हुआ करता था ये बन जाएगा पहले आके 1, ये बन गया 1। तो जो दोनों अनयूज स्टेट है वो एक दूसरे में ही घूमती रहेंगी। तो यहाँ पे लॉकआउट है तो ये भी अपने आप में, जॉनसन काउंटर भी अपने आप में सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, ओके, इसके अंदर भी लॉकआउट होता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा मॉड नंबर एफिशिएंट हो गया है, थोड़ा दुगना हो गया है। अगर 3 ले रहे हैं, 3 बिट का मतलब 3 फ्लिप फ्लॉप ले रहे हैं, मतलब 3 बिट का बना रहे हैं जॉनसन काउंटर, तो वो 6 मॉड 6 6 अलग अलग स्टेट को काउंट कर सकता है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो इलेक्ट्रिकल का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये गेट का, कि ये कुछ इस तरीके का फिगर दिया था, बट यहाँ पे इनपुट के लिए बीच में 2 चीज़ें डाल दी। एक तो एक्सॉर गेट ये डाल दिया जिसमें हम Q1 और Q0 को ले रहे हैं, और Q3 हमारा ये क्योंकि राइट शिफ्ट है तो Q3 हमारा MSB है, क्योंकि MSB से इनपुट देते हैं, है ना, राइट शिफ्ट के लिए। और हमारा LSB Q0 है, ओके, LSB Q0 है, MSB Q3 है, ये चीज़ समझ में आई। फिर एक एक्सॉर डाल दिया इसके लिए, जिसमें इस एक्सॉर का वो और Q2 का। तो इसको अगर हम लिखें, मैं इसको दिखा भी रहा हूँ कि पहले वाले एक्सॉर को अगर लिखेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा, Q1 एक्सॉर Q0, ओके, एकदम ठीक। अब इसी Q1 एक्सॉर Q0 को हम फिर से एक्सॉर कर रहे हैं किसके साथ, Q2 के साथ में। तो Q2 एक्सॉर Q1 एक्सॉर Q0, यहाँ पे ये Q1 होगा, तो Q2 एक्सॉर Q1 एक्सॉर Q0 फाइनल आउटपुट होगा जो हमारा सीरियल इनपुट होगा फाइनली, ओके। ये 3 चीज़ का एक्सॉर है। तो ये चीज़ यहाँ समझने वाली है कि Q2 Q1 और Q0 का एक्सॉर है, Q3 को छोड़ देंगे जो MSB है, बचे हुए 3 का एक्सॉर कर देंगे। तो ये चीज़ आई। अब इससे पूछा गया कि आफ्टर हाउ मेनी क्लॉक पल्सेज द रजिस्टर विल हैव 1010 अगेन, मतलब 1010 हम जो दे रहे हैं वो फिर से ही 1010 कितनी क्लॉक पल्सेस के बाद आएगा। और ये देखो इस स्टेटमेंट का दूसरा मतलब भी है। अगर आपने किसी साइकिल से, साइकिल आई हमारी, जैसे ऊपर ये साइकिल थी ये वाली, अगर मान लो वो कहता है कि 111 कितनी क्लॉक पल्सेस के बाद आएगा, मतलब ये तो घूम के तो 1 क्लॉक पल्स, 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6। अब ये मॉड 6 का काउंटर है तो उतनी ही क्लॉक पल्सेस लगती हैं सेम उसी स्टेट में वापस आने में। ये बहुत मतलब डीप वाली बात है। तो जितनी, जैसे मान लो 111 पे वो वापस लाना चाह रहा है तो कितनी क्लॉक पल्सेस लगेंगी, जितने मॉड का काउंटर होगा। अगर कोई भी स्टेट उठा लो, मान लो आप उठा लो, ये उठा लो 100, अब वो कहे कि 100 में वापस लौट के कब आएगा, तो पूरी 6 क्लॉक पल्सेस लग जाएंगी फिर से उसको आने के लिए। मतलब किसी हर स्टेट अपने आप में यूनिक है। तो ये एक सर्किल है, इसमें ये नहीं कहते कि कोई चीज़ कहीं से शुरू हो रही है या कहीं पे ख़त्म हो रही है, ऐसा नहीं होता है ना। एक सर्किल के अंदर कोई ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना फिनिशिंग पॉइंट है। तो आप किसी भी एक पॉइंट को बोलोगे कि इससे इसको वापस आने के लिए, तो पूरा सर्किल का पेरीमीटर हमें लग जाएगा, मतलब जितने मॉड का काउंटर होगा उतना लग जाएगा। तो इनडायरेक्टली इस स्टेटमेंट का ये भी मतलब है कि आफ्टर हाउ मेनी क्लॉक पल्सेस रजिस्टर इस पर वापस लौटेगा या किसी पे भी वापस लौटेगा कि कितने मॉड का काउंटर है, ये हमको बताना है। तो उसको करने के लिए कोई तरीका है नहीं, आप इसको लिखो 1010 और आप इसमें जो तरीका यहाँ पे लगेगा उसको लगाना शुरू करो। कैसे, जो शुरू के 3 हैं उनको आप शिफ्ट कर दोगे, ये जो 101 है इसको आप शिफ्ट कर दोगे, है ना। यही तो लॉजिक होता है, इनको शिफ्ट कर दोगे। और जो फाइनल वाला होता है ये जो 0 है इसी का तो फीडबैक किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे जा रहा है। तो जो फर्स्ट प्लेस पे आएगा वो हमें नहीं पता है, शुरू के 3 तो अगले चले जाएंगे। देखो 101, ये जो 101 है ये तो चला गया यहाँ पे, देखो ये 101 चला गया। अब ये जो 0 है ये इसकी जगह क्या होगा शुरू में वो हमको नहीं पता। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो बाद के 3 हैं पहले Q3 को छोड़ के, हमने देखा ना Q3 को छोड़ के बचे तीनों का एक्सॉर कर दो। देखो ये लिखा है छोटा एक्सॉर, तो 010 का एक्सॉर होगा 1, तो इस वजह से यहाँ पे आ गया 1।
नेक्स्ट देखेंगे तो अब शुरू के 3 110 को हम आगे बढ़ा देंगे। देखो 110 को आगे बढ़ा दिया गया, 110 को बढ़ा के और फिर ये बाद के 3 का, ये जो 101 है इनका एग्जॉर कर दो, इनका एग्जॉर कर दो, यहाँ लिखा है इनका एग्जॉर कर देंगे, इनका एग्जॉर आएगा 0, तो देखो ये 0 आ गया। फिर वही चीज़ ये 011 को आगे बढ़ा दो, तो देखो 011 आगे बढ़ गया, और फिर बाद के जो 3 है 110 का, इनका एग्जॉर कर दो, वो आया 0, तो ये बन गया 0011। तो इस तरीके से करेंगे और ये घूम के आएगा, तो ये हमें बता देगा कि मॉड 7 का हमारा काउंटर है। ओके, और इस वजह से ये हमारा मॉड 7 की काउंटिंग करेगा। तो ये चीज़ हो गई। तो इस तरीके से कोई तरीका नहीं है, ये सॉल्व करके ही आपको वापस आना पड़ेगा, और आप जब इधर तक पहुँचेंगे, ये 0100 पे पहुँचेंगे, वापस फिर इस पे पहुँचा देगा। तो यहाँ पे यही तरीका है। तो काफ़ी ज़्यादा केयरफुल होके, और ये जो गेट है, ये जो गेट्स होते हैं, इनको सॉल्व करके कि इनका क्या इनपुट है और क्या इनसे फाइनल आउटपुट निकल रहा है, ये ज़रूरी है समझना। आगे देखते हैं, इसी 2017 का क्वेश्चन है ये। ओके, 2 मार्क्स का। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि ABCD हमारा 4 बिट का राइट शिफ्ट रजिस्टर है, यहाँ से अगर इनपुट दे रहे हैं, ओके, तो MSB हमारा राइट शिफ्ट में ये हो गया, और ये हमारा LSB हो गया। तो इस LSB से हमने उठाया है 1, और इस MSB से उठाया, और इन दोनों का एग्जॉर दे डाला है हमने इसमें वापस। ओके, मतलब कैसे सॉल्व होगा कि आप ABC को आप शिफ्ट कर दो, शुरू के 3 को आप अगले 3 में शिफ्ट कर दो, मतलब सिंपल भाषा में बोलें तो ABC को आप क्या बना दो, BCD बना दो, और इसका जो A है, वो जो D है, इसका जो D है उसमें कुछ तिकड़म इकड़म लगा के उसको इसका A बना दो। तो ये चीज़ सिंपल होती है। तो इन्होंने कहा कि इनिशियल ABCD हमारा 1101 है, नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स रिक्वायर्ड टू रीच 1111, पहुँचने के लिए कितनी क्लॉक साइकिल्स लगेंगी। तो यहाँ पे एक स्टेट दी है, उससे दूसरे का पूछा जा रहा है। यहाँ पे अब मॉड नंबर से मतलब नहीं है, यहाँ तो सॉल्व करना ही पड़ेगा पूरा। तो अब हमने यहाँ से शुरू किया है 1101 से, देखो मैं हाईलाइट करके भी बता रहा हूँ, यहाँ से शुरू किया है इस जगह से। अभी इसका मतलब नहीं ऊपर का, इसमें वही चीज़ लगाई कि जो ये बात शुरू के 3 है 110, देखो ये शुरू के जो 3 थे वो हमने यहाँ बना दिए, और जो पहला स्टेप है इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट मतलब A और D का एग्जॉर, मतलब 1 और 1 का एग्जॉर हो गया 0। फिर वही चीज़ जो शुरू के 3 है 011, उन 011 को यहाँ बना दो, और 00 का एग्जॉर 0। फिर वही चीज़ जो शुरू के 3 है उनको यहाँ बना दो 001, और फिर पहले और आखिरी 01 का एग्जॉर 1। ओके, अब समझ में आ गया होगा। तो यही तरीका लगाते लगाते हम 1111 पे पहुँचेंगे। और ये जो मैंने ऑरेंज में बनाया है, ये क्या क्लॉक पल्सेस को शो करने के लिए बनाया है। इतनी क्लॉक पल्सेस लगेंगी, इनको काउंट कर लेंगे, इनको काउंट करके आ जाएगा कि ये हमारा फाइनल मॉड 10, मतलब यहाँ तक 10 क्लॉक पल्सेस लगेंगी, और इसके बाद भी ये अभी जा रहा है। तो ये मतलब मॉड 10 से बड़ा ही काउंटर है, यहाँ पे 10 पल्सेस लगेंगी इसको 1101 से 1111 तक पहुँचाने के लिए। तो मेन चीज़ ये आई। और देखते हैं एक छोटा सा लॉजिक और इम्पॉर्टेंट है जो लगता है, वो समझते हैं। वो लॉजिक क्या कहता है कि ये एक सर्किट है D फ्लिप फ्लॉप का, अगर आपको इसको वर्क कराना है JK की तरह, ओके, मतलब यहाँ पे कन्वर्जन है फ्लिप फ्लॉप्स का, बट डायरेक्ट सर्किट से शो करना है। तो D फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, Q0 इज इक्वल टू D। अगर इसी में हम क्या करते हैं कि Q जो है, Q को उठा के और उसको इस तरीके का गेट बना दे, ये बना दे एंड गेट। तो ये क्या, इसमें एक में यहाँ पे बबल लगा दिया, तो ये X बार Q इसके आउटपुट में मिल रहा है, और नीचे क्या करते हैं कि Q बार से जो आउटपुट ले रहे हैं तो उसको हम एक एंड गेट लगा के Y और Q बार को कर दें, तो ये Y Q बार। तो फिर से मैं बोलता हूँ X बार Q, और फिर एक एंड गेट लगा के, सॉरी और गेट लगा के, और उसको D में इनपुट दे दें, तो X बार Q प्लस Y Q बार में डाल दें। अब इसी को अगर हम वो करेंगे, मैच करेंगे, तो ये हमारा JK फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से मैच हो जाएगा, JQ बार प्लस K बार Q से मैच हो जाएगा। सो ये JK फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से मैच कर गया। तो कुछ भी नहीं था, आपने JK फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी, क्योंकि D इसके इक्वल होता है Q बार के। तो अब जो D का इनपुट है उसमें ये दे दो आप, और J और K की जगह आप कुछ XY कुछ भी यूज़ कर लो। अब यही सेम चीज़ हम और भी अप्लाई करेंगे अलग अलग तरीके के फ्लिप फ्लॉप्स में, जैसे कि
अब ये फ्लिप फ्लॉप है हमारा, डी फ्लिप फ्लॉप ही है। अब डी से हम टी को बनाएंगे, कैसे बना सकते हैं? टी का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, जो कि हमारा डी का तो क्योंकि क्यू प्लस के इक्वल होता है, वो होता है हमारा टी एक्सॉर क्यू। अब हम सेम चीज़ कर देंगे कि डी के इनपुट में इसी टी एक्सॉर क्यू को डाल देंगे, बट टी को हम टी नहीं, कुछ एक्स वाई के फॉर्म में, तो एक्स ले लेंगे। तो कुछ भी नहीं करेंगे, एक लेंगे एक्स, उसका एक्सॉर करा देंगे क्यू से और उसको एज आ इनपुट दे देंगे डी में, तो बन गया टी फ्लिप फ्लॉप, ऐसे इजी तरीके से। तो ये चीज़ें हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को मैच करके। अब हम डी को बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ किसके साथ? एस आर के साथ में। मान लो हमें डी को बनाना है, तो डी का मतलब है कि क्यू बार जो क्यू प्लस होता है वो डी के इक्वल आ जाए। तो मतलब कि किसी डी या एक्स या वाई समथिंग किसी के इक्वल आ जाए, उसको करने के लिए पहले एस आर का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। अब वो होता है एस प्लस आर बार क्यू। अगर मैं आर बार में अगर मैं आर बार की जगह एस ही लिख दूं और उसका एक बार और बार कर दूं, तो वो क्या बन जाएगा? तो एस प्लस एस बार बार क्यू। ये क्या बन गया? एस प्लस एस क्यू। ये बन गया 1 प्लस क्यू और एस बाहर, तो ये बन गया एस, क्योंकि 1 प्लस 1 हो जाता है, तो ये केवल एस बन गया। अब इसी एक्स को मैं लिख दूं एक्स, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे करी है। एक इनपुट दिया है एक्स, एस में वो दे दिया और नीचे उसका बबल दे दिया आर में, तो ये फाइनली आपको जो आउटपुट देगा वो केवल एक्स ही दे देगा। और ये काम कौन करता था? ये जो काम करता है कि एक्स देने पे एक्स मिल रहा है, ये काम कौन करता है? सही बोला आपने, डी फ्लिप फ्लॉप करता है। तो ये हमारा एस आर फ्लिप फ्लॉप इस तरीके से डी फ्लिप फ्लॉप बन गया। और देखते हैं ऐसी जेके को टॉगल बनाना है, वो तो हमको वैसे भी पता है कि उसमें मतलब दोनों में सेम इनपुट देते हो वो टॉगल बन जाएगा, तो ये हमको पहले से पता था जेके को टॉगल बनाना है, और टॉगल ऐसे ही बनाते ही हैं। फिर बात आती है कि जेके को डी फ्लिप फ्लॉप बनाना है, तो जेके की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होती है, इसमें से आपको क्या करना है कि आउटपुट में केवल एक चीज़ मिले। ओके, तो पहले तो इसके लिए जे और के दोनों को हमको एक्स ले लेना है, दोनों को एक्स ले लिया, देखो इसमें एक्स लिया और इसको भी एक्स ले लिया। अब जो हमने किया था कहाँ पे? एस आर में, इस x में एक बार पहले से एक बार और लगा दो, मतलब इस x को देके और यहाँ पे आप एक इन्वर्टर लगा दो k में। अब ये जो पूरा बनेगा, ये जो पूरा है, ये क्या बन जाएगा? डी फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि इनपुट हम x दे रहे हैं और हमें आउटपुट भी x ही मिलेगा। देखो इससे x मिल जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करके, अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन याद है, तब आप एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में चेंज कर सकते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ना कि क्वेश्चन नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्ट है कि मान लो इस तरीके से आपको आता है कि फाइंड मॉड नंबर। ओके, तो ये जे के फ्लिप फ्लॉप 3 अलग अलग हैं, इसका आउटपुट निकाल के यहाँ से इसमें दिया है और इसका इसमें दिया है, और बीच वाले ये हमारे इसका इनपुट उसका आउटपुट, इसका इनपुट उसका आउटपुट करके चल रहा है। सॉरी, बोला जाए तो इसका आउटपुट इसका इनपुट और इसका आउटपुट इसका इनपुट, इस तरीके से है ना। यही चीज़ सेम चीज़ यहाँ पे है, और क्लॉक तो सिंक्रोनस है, और इसका जो फाइनल हमारा Q0 बार है वो हमारा जो J2 बोला जाए, ये J1 होगा, ये J0 होगा, इसमें इस तरीके से, ठीक है। K2 और K1 और K0 इसमें दिया है, तो इसको कैसे ले सकते हैं ये समझो, ये यहाँ पे समझना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ऐसा कभी भी कुछ भी आता है तो वहाँ पे सीधा सा लॉजिक है कि अज्यूम और या कन्वर्ट JK इंटू डी, उसको D मान लो। कैसे? अगर आपने ये जो लॉजिक लगाया था, इसमें क्या हो रहा था कि आपने एक इनपुट लिया है, एक इनपुट कुछ भी, जैसे मैंने कहा x, ठीक है, कुछ भी लिया है, और नीचे k में उसी का आपने अपोजिट दे दिया, बार दे दिया नीचे। मतलब क्या दे रहे हैं आप? अगर इसको ऐसे ना जोड़ें, आप लिख दे x बार। अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर मैं इसको q और q बार लिख दूँ, तब भी तो ये काम करेगा ना लॉजिक, तब भी हमें आउटपुट में q ही मिलेगा। ओके, और ऐसा कौन करता है? डी फ्लिप फ्लॉप करता है। तो यही चीज़ है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने Q और Q बार दे रहे हैं इनपुट में, और आउटपुट में फिर से हमको Q1 ही मिल रहा है। यहाँ से Q1 निकल रहा है और इसके मतलब जो यहाँ देंगे वही निकलेगा Q1 बार। तो ये चीज़ कौन करेगा? ये चीज़ कौन कर सकता है? ये जो काम हो रहा है ये चीज़ डी फ्लिप फ्लॉप करेगा। तो वही चीज़ हो गई कि इसमें आप Q2 दे रहे हो और यहाँ ये Q1 हमारा ये निकाल देगा। सेम चीज़, क्योंकि Q1 अगले में जा रहा है, तो ये चीज़ हो गई। तो ये काम डी। तो हमेशा कुछ भी ऐसा है तो इनको 3 फ्लिप फ्लॉप को ऐसे लिख लो आप, बाकी इनको जोड़ दो, फिर जो सॉल्व होना है वो आप सॉल्व कर लोगे। तो जेके को डी में चेंज कर लो। बट ऐसा मैंने कब कहा है, वो भी समझने वाली बात है। जब मैंने देखा कि आप जे में कुछ दे रहे थे, के में उसका अपोजिट दे रहे हैं, है ना, एक में एक्स दे रहे हैं, उसमें एक्स बार दे रहे हैं, तो वो डी फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा। तो ये कंडीशन फुलफिल होना ज़रूरी है। लास्ट में बढ़ते हैं, तो इनवैलिड कंडीशन के ऊपर थोड़ा सा देखते हैं कि व्हाट हैपन्स अगर आप इनवैलिड कंडीशन देते हैं तो होता क्या है एक्चुअली में।
तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये समझ लेंगे पहले कि सर्किट विल नॉट गेट बर्नड और डैमेज, ठीक है। सर्किट खराब नहीं हो सकता है, स्पॉइल नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता, मतलब स्पॉइल नहीं हो सकता ऐसा होता है, ये समझने वाली बात है कि सर्किट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ये क्या है कि लॉजिकली गलत है, जस्ट लॉजिकली रॉन्ग। ओके, इट इज़ जस्ट लॉजिकली रॉन्ग कि Q इजकल टू क्यू बार इजकल टू जीरो, मतलब दोनों जीरो हो जाए तो लॉजिकली गलत है। क्यू बार का अपोजिट होगा। मान लो SR फ्लिप फ्लॉप में हमने S और R दोनों को 1 दे दिया, अब ये 0 0 बन गया। ये तो हम दिखाने के लिए, एक्टिव हाई के लिए, एक्टिव लो के लिए आप 0 0 देंगे, मतलब S बार R बार है तो ये 1 1 बन जाएगा। तो बस सिंपल भाषा में ये लॉजिकली गलत है, इससे कोई बड़ा डील या दिक्कत नहीं हो सकती, ये समझने वाली बात है। अब फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मान लो आपको डेटा में यहाँ पे डालना है, ये पहली बात ये नहीं है केवल Q है, यहाँ पे आपको सेट करना है 1 डालना है। हमने क्या सीखा था, पहले आप सेट कर दो, तो 0 और 1 दोगे आप, तो इस 1 से ये डोमिनेट करके यहाँ 0 आ जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा। फिर आप होल्ड कर दो तो ये Q इजकल टू 1 हो जाएगा और एज इट इज़ ही रहेगा क्योंकि आपने होल्ड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 1 इज स्टोर्ड, 1 स्टोर्ड हो गया। सेम चीज़ अगर आप पहले रीसेट करो, पहले रीसेट किया हमने 1 0 दिया, देखो 1 0 दिया, क्योंकि 1 डोमिनेट तो ये इसको 0 बना देगा, क्योंकि 1 डोमिनेट तो ये इसको 0 बना देगा। फिर आप होल्ड कर दो तो इसमें एज इट इज़ हो जाएगा, तो 0 इज स्टोर्ड, यहाँ पे 0 स्टोर्ड हो गया। अब समझते हैं लास्ट चीज़ कि अगर हम यहाँ पे इनवैलिड स्टेट के बाद होल्ड डालते, देखो ये है, पहले आप इनवैलिड स्टेट दे दो फिर आप होल्ड डालो तो क्या होगा, ये समझने वाली बात है। तो कैन बी सेट और रीसेट। अब इसका एक छोटे छोटे भाषा में आंसर सिंपल सा क्या होना चाहिए कि अनप्रेडिक्टेबल है। ओके, हम कह नहीं सकते, सेट भी हो सकता है और रीसेट भी हो सकता है। अब ऐसा क्यों होता है वो भी समझते हैं, ये समझना भी जरूरी है, और डिपेंड ऑन गेट के डिले पे डिपेंड करता है। तो ये ऐसा क्यों वो समझ लेते हैं अभी, ठीक है। ये थर्ड केस है, ये उस चीज़ का आंसर है कि अगर आप इनवैलिड देते हैं तो उसका होगा क्या फाइनल। तो मान लो ये दो आपके हैं, ये ऊपर वाला 1 है, नीचे वाला 2 है, ये दो नॉर गेट है, ऐसे यहाँ पे 1 और 2। ओके, अब हमने क्या किया कि पहले गेट का डिले दिया 1 नैनो सेकेंड, एट द सेम टाइम दूसरे गेट का डिले दिया 1.00001 नैनो सेकेंड, मतलब बहुत हल्का सा ज़्यादा, लेकिन डिफरेंस तो है, ये समझने वाली बात है कि डिफरेंस तो है। तो डिफरेंस दिया, अब क्या, और ये डिफरेंस क्यों होता है, अभी तो हमने ये अज्यूम किया, देखो समझो, अभी तो हमने ये अज्यूम किया है कि इनके बीच में डिफरेंस है, बट हम अज्यूम ना भी करते, बट कुछ नेचुरल फैक्टर्स की वजह से, नॉइज़ की वजह से, किसी भी रैंडम चीज़ की वजह से अगर दो नॉर गेट हैं तो दोनों का डिले में बहुत स्लाइड से डिफरेंस तो आ ही जाएगा। कितना कि 0.00001 जो ये है बहुत छोटा डिले है नैनो सेकेंड, तो इतना तो आ ही सकता है, इतना आ गया। अब समझो, मान लो हमने यहाँ पे 1 दिया और 1 दिया, तो उसने इसको 0 बनाया और 0 बनाया। ओके, अब क्योंकि गेट 1 का डिले कम था तो गेट 1 ने तो हमारा जल्दी काम किया। अब गेट 1 ने जल्दी काम किया तो समझते हैं क्या हुआ। ओके, तो गेट 1 ने फास्ट काम किया। अब इससे समझते हैं इससे हुआ क्या एक्चुअल में, थोड़ा सा ट्रिकी है बट समझना बहुत ध्यान से, ठीक है, ध्यान लगा के, कि हमने इसमें 1 1 दे दिया इनिशियली, तो ये 0 0 हो गया, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिकली गलत है बट हो गया ऐसा। अब यहाँ पे, अब इसके बाद जब हम 0 0 देंगे तो समझो, शुरू में तो 1 1 देने से इनवैलिड हो गया और यहाँ पे 0 0 आ गया, बट क्योंकि गेट 1 फास्ट काम करेगा तो ये 0 पहले हो जाएगा और ये गेट 2 0 बाद में होगा। इससे क्या हुआ, इससे देखो समझो, इससे क्या हुआ कि फॉर अ मोमेंट, बहुत ही डीप चीज़ें समझने की, एक मोमेंट के लिए ऐसा हुआ कि ऊपर तो 0 हो गया पर नीचे क्या था 1 1, पर ये जो नीचे वाला 1 है वो एज इट इज़ रहा, बहुत छोटे से मोमेंट के लिए, क्योंकि ऊपर वाला गेट फास्ट था, नीचे वाला 0 हो ही नहीं पाया, वो उससे स्लो है ना। तो ये कंडीशन आ गई। अब ये जब कंडीशन आई, ये क्या है R, ये है S, तो इससे क्या होगा, S पे अगर 1 आया तो ये सेट हो जाएगा, है ना, ये देखो ये सेट हो गया। अब ये जो 1 आया ये इसी वजह से आया है कि ऊपर वाला गेट फास्ट है तो वो 0 जल्दी हो गया, नीचे वाला 0 हो नहीं पाया, वो 1 ही था, तो फॉर अ मोमेंट ये S हो गया, ये मतलब 1 होके रह गया, सेट होके रह गया। अब उसके बाद क्या होगा, अब ये 0 कभी तो होगा, मतलब ऊपर वाला तो 0 हो चुका है, नीचे वाला हल्के से मूवमेंट के बाद फिर 0 हो जाएगा। जब ये दोनों 0 0 हो गए तो ये सेट यहाँ पे होल्ड हो जाएगा, तो ये 1 हो के होल्ड हो जाएगा, तो ये सेट की तरह काम किया। तो तभी यहाँ पे बोला था कैन बी सेट और कैन बी रीसेट, दोनों तरीके से काम कर सकता है, डिपेंड्स ऑन गेट डिलेज। अब मान लो कि टाउ PD2 जो है वो 1 नैनो सेकेंड है और पहले वाले गेट का डिले थोड़ा ज़्यादा है
है ना, 0.00001 नैनो सेकेंड ज़्यादा है। तो सेकेंड गेट हमारा फास्ट काम करेगा। तो समझो मान लो यहाँ पे 1 1 दिया था तो ये 0 0 हो गया, बट क्योंकि सेकेंड गेट फास्ट काम किया तो ये 0 हो गया, बट ऊपर वाला तो 1 ही रहा अभी। अब इन 0 1 की जोड़ी ने क्या किया कि इसको रीसेट कर दिया, तो ये रीसेट हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि ये फाइनली 0 तो होगा ही। जब ये 0 0 हुए तो इसने इस रीसेट को होल्ड करा लिया। तो अब समझ में आ रही होगी बात कि पहले तो ये 1 1 गए, दोनों केसेस में 1 1 गए, पर जो गेट स्लो था, देखो यहाँ 1 1 जाने के बाद जैसे ही गेट में चेंजेस आए, जैसे 1 1 है, अब या तो ये 0 1 बन गया या ये 1 0 बन गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनमें से एक गेट वॉज स्लो, एक गेट स्लो था दूसरे के कंपैरिजन में। ये चीज़ समझ में आ रही हो कि मैंने लिख के भी बताया कि अलग अलग डिले है। तो एक गेट दूसरे के कंपैरिजन में स्लो था। अब वो स्लो था, इस वजह से ये दो केसेस में बदल सकते हैं, या तो सेट में या रीसेट में। और क्योंकि फिर आपने होल्ड कर दिया, अब ये जो दोनों चीज़ें फाइनली बनेंगी तो 0 0 ही, मतलब इनका जो 1 है वो बहुत छोटे देर के लिए 1 है ना, वो 0 0 बनेगा तो वो उसको होल्ड करा लेगा। तो यही काम यहाँ पे हो रहा है। लास्ट में आते हैं नैंड लैच की बात करते हैं, जो इसी गेट में 2-3 बार पूछा जा चुका है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ये नैंड लैच है, मान लो ये एक्टिव लो लैच है, तो व्हेन ये आउटपुट सॉरी व्हाट इज पूछा गया है, व्हाट इज आउटपुट इफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इनपुट आर अप्लाइड। ये पूछ रहा है कि क्या आउटपुट होगा अगर ये सीक्वेंस दे रहे हैं, अगर हमने 1 0 दिया, फिर 0 0 दे दिया, फिर 1 1 दे दिया, मान लो। अब यहाँ पे समझो ये होल्ड नहीं है, ये इनवैलिड केस है। क्यों? क्योंकि ये नैंड की बात कर रहे हैं ना, नैंड में उल्टा होता था, आर बार एस बार होता था ना नैंड लैच में, तो ये इनवैलिड है। जब आप 0 0 देंगे नैंड में तो इनवैलिड होगा, अगर याद हो तो, याद होना चाहिए भी। तो ये आप क्या दे रहे हैं 1 0, मतलब आप 1 किस में दे रहे हैं, एक्स में दे रहे हैं, मतलब आर बार में दे रहे हैं, और एस बार में 0। तो इसका उल्टा मान लो, क्योंकि बार है तो ये क्या कर देगा, सेट कर देगा इसको, क्योंकि एस बार में 0 दे रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होता था 0 डोमिनेट है ना, एस बार में 0 सेट कर देगा। अब आपने इनवैलिड केस दिया और उसके बाद फिर क्या दिया, होल्ड दिया। तो अब समझना है इस क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अब होल्ड क्या करेगा, तो होल्ड तो जो ये सेट हुआ था इसको होल्ड करा देगा, अगर बीच में इनवैलिड नहीं होता। तो इनवैलिड केस की वजह से वी कांट से व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। तो इसका जो आंसर है कि Q इक्वल टू 0 और Q इक्वल टू 1, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, क्योंकि बीच में इनवैलिड केस आ गया। तो इनवैलिड केस का हमें पता है कि दोनों नैंड गेट में कोई ना कोई का डिले हमारा कम ज़्यादा होगा एक दूसरे का, ओके। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमें नहीं पता कौन सा स्लो काम करेगा, कौन सा फास्ट काम करेगा। तो ये यहाँ समझने वाली बात है। फिर बात आती है लास्ट टॉपिक की, सेटअप टाइम और होल्ड टाइम। कंस्ट्रेंट मतलब रूल टू बी फॉलोड, फ्लिप फ्लॉप के अंदर कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एस ट्रिगर्ड होते हैं फ्लिप फ्लॉप, ये हमने सीखा। लैच लेवल ट्रिगर्ड होते हैं, ये एज का ये बना हुआ है। मान लो डी फ्लिप फ्लॉप है, तो ये जो हमारा एज होता है ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, ये डेल टी बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। मतलब जो क्लॉक हाई है केवल डेल टी के लिए ही हाई है, ओके, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। बाकी टाइम हमारा क्लॉक 0 है, तो वेरी स्मॉल टाइम के लिए हाई है। तो इससे क्या होता है दिक्कत, वो समझते हैं। जब ये है, देखो ये क्लॉक है, ये क्लॉक हमारा इतने ड्यूरेशन के लिए हाई है, तो जितने ड्यूरेशन के लिए हाई है उसको हमने बोला डेल टी। जितने ड्यूरेशन के बाद हाई हो पाया, मतलब ये जो पूरी ड्यूरेशन है शुरू से लेके, इसको बोला टी एस, यही हमारा सेटअप टाइम होता है। और हाई होने के बाद जब तक अगली बार वो हाई नहीं होता तब तक वो क्या होता है, होल्ड टाइम होता है। ये मान लो ये पूरी जो लाइनें बनी है पूरा एक टाइम पीरियड है, तो समझते हैं। इसके पहले डी कैन बी चेंज्ड हियर, यहाँ पे डी बदल सकता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हमारा क्लॉक पल्सेज आ रही हैं। मान लो ये मतलब पूरा एक क्लॉक पल्स के बीच की बात हो रही है। यहाँ पे डी हमारा स्टेबल ही होना चाहिए, मेन चीज़ ये। यहाँ पे डी चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक क्लॉक पल्स जब तक नहीं आई तब तक चेंज नहीं होगा, मतलब टी एस ड्यूरेशन के लिए चेंज नहीं होगा। और आ गई उसके बाद फिर वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगली नहीं आएगी। तो इसमें डी स्टेबल होना चाहिए, और फिर यहाँ पे डी को चेंज करा सकते हैं। तो इनकी डेफिनेशन के अंदर ही इनका राज छुपा है कि सेटअप टाइम के लिए अगर बोले तो टाइम बिफोर द क्लॉक एज बाय विच इनपुट शुड बी मेड स्टेबल। तो जब इनपुट हमारे स्टेबल बनना चाहिए, बने, मतलब मान लो यहाँ क्लॉक आई तो ये क्लॉक आ गई, फिर इनपुट स्टेबल हो गया, मतलब अगर वो हाई हुआ डी तो वो हाई हो गया, और अगर वो लो हुआ तो वो लो ही होके रह जाए, है ना। द टाइम बिफोर द क्लॉक एज के पहले का टाइम बाय विच इनपुट शुड बी मेड स्टेबल, तो वो हमारा सेटअप टाइम होता है। बाकी तो फिगर देख के समझ में आ ही रहा होगा कि इस एज के पहले का टाइम, इसको हमने सेटअप टाइम बोला कि हमारा अब इनपुट सेटअप होने के लिए तैयार है, तो इतने में सेटअप होना चाहिए।
और होल्ड टाइम क्या था, टाइम आफ्टर द क्लॉक एज के बिफोर वाला सेटअप और आफ्टर वाला होल्ड, फॉर विच इनपुट शुड बी मेंटेन्ड स्टेबल, जिसके लिए कि मैंने बोला ना एक बार अगर हाई हो गया तो फिर हाई बन के रहे और लो हो गया तो लो बन के रहे, तो इतनी ड्यूरेशन के लिए वह फिर हमारा इनपुट स्टेबल बन के रहे, ठीक है, शुड बी मेंटेन्ड स्टेबल इज कॉल्ड होल्ड टाइम। तो ये पॉज करके देख लेंगे, ये दोनों डेफिनेशन है सेटअप टाइम और होल्ड टाइम की ही यूज होंगी आगे अभी, ओके।